तो मैंने बताया तुम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की क्या इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब केमिकल इक्वेशंस। केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या होता है? केमिकल इक्वेशंस होता है, और केमिकल इक्वेशन के बिना तो 10th क्लास की केमिस्ट्री में बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता। तो हमें इथेनॉल की भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इथेनोइक एसिड की भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या हेडिंग डलवाने वाला हूं। लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? इथेनॉल की। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ेंगे? इथेनॉल की। और बाद में किसकी पढ़ेंगे? इथेनोइक एसिड की। जैसा कि तुम जानते हो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल को दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है? मैंने बताया था इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? अल्कोहल होता है। तभी तो इसको क्या बोला जाता है? इथेनॉल। नॉल मतलब अल्कोहल। समझ रहे हो ना? तुम लोगों को ये बातें समझ में आनी चाहिए कि इसका दूसरा नाम क्या होता है? अल्कोहल होता है। तो अब इसकी पढ़ने वाले हम केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि केमिकल रिएक्शन। तो लिखो नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी लिखो रिएक्शन विद सोडियम। अगर इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या होता है और क्या रिएक्शन होती है? कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। जितनी भी मैं तुम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी लिखवाने वाला हूं इथेनॉल की, और जितनी भी प्रॉपर्टी मैं लिखवाने वाला हूं इथेनोइक एसिड की, ये सारी की सारी एग्जाम में पूछी जा चुकी है कई कई बार। तो हर एक केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान से करना। और हर एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो क्लास में आकर या बोर्ड क्लास में कभी भी कोई सी भी रिएक्शन तुमसे बोर्ड पर लिखवा सकता हूं, बनवा सकता हूं। इसलिए हर एक रिएक्शन को हाथों हाथ घर पर जाकर याद जरूर कर लेना। लिख लिख कर याद करना, रट्टा नहीं मानना है इनका। समझकर और लिखकर प्रैक्टिस करनी है। कोई सी भी रिएक्शन रटने से नहीं आने वाली, ठीक है? तो देखो तुम क्या करना चाहते हो? तुम देखना चाहते हो कि अगर इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बनने वाला कंपाउंड क्या होगा और बनने वाली रिएक्शन क्या होगी। तो तुम्हारे पास क्या है? इथेनॉल है। देखो ये आ गया अपना इथेनॉल C2H5OH। ये तो आ गया अपना इथेनॉल। किसके साथ रिएक्ट कराने वाले हैं? सोडियम के साथ। बोर्ड पे देखो इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराने वाला हूं? सोडियम के साथ। ये आ गया अपना सोडियम Na। रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, बोर्ड पे देखते जाना, रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो होता है C2H5ONa। और एक गैस हमेशा निकलेगी बाहर। कौन सी गैस निकलेगी? H2। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन गैस। ध्यान से देखो बोर्ड पर, मैंने इथेनॉल को किसके साथ रिएक्ट करवाया? सोडियम के साथ। C2H5OH को किसके साथ रिएक्ट करवाया है? Na के साथ। देखो बोर्ड पे, ये तो है अपना इथेनॉल। जिसको मालूम है वो भी लिखे और जिसको नहीं है मालूम वो भी लिखना। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। और बनने वाला ये जो कंपाउंड है इसका भी एक नाम होता है। इसका नाम होता है सोडियम इथोक्साइड। क्या बोला जाता है इसको? सोडियम इथोक्साइड। तो कई बार पेपर में पूछा गया है 1 नंबर में कि जब इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनने वाला कंपाउंड का नाम बताइए और कौन सी गैस निकलती है उस गैस का नाम बताइए। तो तुम्हें बताना है हाइड्रोजन गैस, और बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? सोडियम इथोक्साइड। अब मुद्दे की बात यह कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बोर्ड पे देखते जाना, मैंने तुम लोगों को बैलेंस करना चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, हर एक चैप्टर में सिखाया और अब मैं फिर से सिखाऊंगा। बैलेंस करने का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कितनी बार बता दिया है, जब भी तुम टेस्ट में और पेपर में कोई सी भी केमिकल रिएक्शन लिखकर दोगे
तो वो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, वरना टीचर देखते ही काट देगा अगर वो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं हुई। सही होने के साथ साथ बैलेंस्ड होना ज्यादा जरूरी है। अब देखो मैं बैलेंस करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना जब तक मैं बैलेंस ना कर दूं। देखो बोर्ड पे मुझे बताओ यहां पर कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं नीचे, यहां पर कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। अब यहां पर देखो, यहां पर भी कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। तो यहां पर भी 2 कार्बन, यहां पर भी 2 कार्बन, कार्बन तो बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा इधर हाइड्रोजन में, इधर देखते जाओ। या फिर एक काम करो, एक काम तुम लोग कर सकते हो, अगर तुम खुद से बैलेंस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये देख लो कि केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर अब भी तुम्हें बैलेंस करना नहीं आ पा रहा है तो उसमें मैं तुम्हारी कुछ खास मदद कर नहीं सकता हूं। अब तक तो तुम्हें बैलेंस करना खुद से आ जाना चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम खुद से बैलेंस करके देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भलाई तुम्हारी इसी में रहेगी कि तुम खुद से ट्राई करो। अगर मैं करा दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे फिर तुम्हें आदत पड़ सकती है। हाँ, अभी भी नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार तो तुम्हें ट्राई करना ही चाहिए। फिलहाल मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, और अगर तुम लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो पूछ सकते हो मुझसे, है ना। लेकिन जहां तक है, इतना सारा टॉपिक हमने बैलेंसिंग का कर लिया है, तो तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करना खुद से आना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बिना तुम लोगों को बताए, मैं डायरेक्ट लिख कर दिखाता हूं तुम्हें। तो देखो कहां कहां पर क्या क्या आएगा वो मैं आंसर से देखकर लिख रहा हूं, लेकिन एक बार कोशिश तुम लोग जरूर करना, ठीक है। देखो एक तो आएगा इधर 2, ठीक है, एक 2 इधर आएगा और एक 2 इधर आएगा। मैं फिर से वही बोल रहा हूं, एक बार खुद से जरूर कोशिश करना ईमानदारी से, घर पे जाकर इस इक्वेशन को पहले रफ में लिखना, फिर खुद बैलेंस करना। याद मत करना कि 2 2 लगाना है, खुद से बैलेंस करके देखना, ठीक है, हो जाएगा। अब बोर्ड पे देखो, बताओ रिएक्ट करने के बाद जो गैस निकली है वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। कई बार एग्जाम में ये बात पूछी गई है, ध्यान से सुनो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रिएक्ट करने के बाद जो गैस निकलती है उस गैस के बारे में कैसे चेक किया जाएगा, उस गैस के बारे में कैसे पता लगाया जाएगा। तो ध्यान से सुनना, जब टेस्ट ट्यूब होती है ना छोटी छोटी, भाई गोल टेस्ट ट्यूब होती है ना, हालांकि मैं टेस्ट ट्यूब सही से नहीं बना पाया भाई, कोई बात नहीं, अब बनाएंगे। ये होती है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब होती है ना, उसके अंदर जब कंपाउंड डालते हैं और गैस निकलती है, मान लो यहां से गैस निकल ली है, ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है हमें ये कैसे पता चलेगा कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है, हाउ वी कैन चेक इट दैट गैस इज हाइड्रोजन। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये गैस हाइड्रोजन गैस है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, हाइड्रोजन गैस की खासियत होती है कि अगर इसके आसपास माचिस की तिल्ली लगाई जाए या थोड़ी सी आग लगाई जाए तो एक छोटी सी पटाखा सी साउंड निकलती है, जिसको हम बोलते हैं पॉप साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं। तो कई बार पेपर में आ चुका है कि ये जो पॉप साउंड निकलती है कौन सी गैस की वजह से निकलती है, तो तुम्हें बताना है हाइड्रोजन गैस। कई बार पेपर में आ चुका है अगर हमें हाइड्रोजन गैस के बारे में पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे, तो पता बड़ा आसानी से लगाएंगे। हमें टेस्ट ट्यूब के पास मैच बॉक्स को लेकर आना है, माचिस की तिल्ली को जलाना है और क्या निकलेगी, पॉप साउंड निकलेगी। जब वो पॉप साउंड फटेगी तो समझ लेना वो कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। ये बातें तुम्हें इस रिएक्शन के बाद नोट में लिखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुकी है, तो लिखो। और ये बात मैंने चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी लिखवाई थी, वहां पर भी बनने वाली गैस हाइड्रोजन गैस थी, याद है ना। जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस होती है, और वहां पर भी एग्जाम में यही आ चुका है कि उस हाइड्रोजन गैस के बारे में कैसे पता लगाया जाएगा। तो कैसे पता लगाया जाएगा, माचिस की तिल्ली को जलाकर पास में लाओ और कौन सी साउंड निकलेगी, पॉप साउंड, ठीक है। तो लिखो टू चेक, नोट के अंदर, to check the presence of hydrogen gas, to check the presence of
हाइड्रोजन गैस टू चेक द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस VWE। वी, हम क्या करते हैं, हम माचिस की तिल्ली को पास में लेकर आएंगे जलाकर, है ना। माचिस की तिल्ली या कैंडल या लाइटर कुछ भी, है ना, जरूरी नहीं माचिस की तिल्ली, कुछ भी हो जिससे आग लग जाए। आग लगने का मतलब ये नहीं कि दहन कर दो पूरा, है ना, थोड़ा सा, ये नहीं कि मिट्टी का तेल डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर हो गया काम। टू चेक द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस वी ब्रॉट, हम क्या करते हैं, हम मैच स्टिक को पास में लाते हैं। ब्रॉट का मतलब होता है लाना, बोर्ड पे लिखा हुआ है। वी ब्रॉट अ मैच स्टिक मतलब माचिस की तिल्ली। कुछ लोग पतले होते हैं तो लोग उनको भी कहते हैं अबे वो माचिस की तिल्ली इधर आ। तुम लोग तो समझते होंगे, होगा तुम में से कोई ना कोई मरियल। वी ब्रॉट अ मैच स्टिक, वी ब्रॉट अ मैच स्टिक और कैंडल, या फिर कोई कैंडल, जरूरी नहीं है माचिस की तिल्ली हो, है ना, कैंडल भी हो सकती है। वी ब्रॉट अ मैच स्टिक और कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो तुम्हें टेस्ट ट्यूब के पास में लाना पड़ेगा उस माचिस की तिल्ली को या कैंडल को। कहां पर लाना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब के पास में, नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो क्या निकलती है उसमें से, एक पॉप साउंड। और ये पॉप साउंड सबूत है कि निकलने वाली गैस कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि अभी तुम्हें मालूम नहीं है, हाइड्रोजन गैस से ही पॉप साउंड निकलती है। हाइड्रोजन गैस से ही कौन सी साउंड निकलती है, पॉप साउंड। लिखो इट प्रोड्यूस अ पॉप साउंड, इसी के अंदर टेस्ट ट्यूब के बाद लिखो इट प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। बोर्ड पे लिखा हुआ है पॉप साउंड, पॉप सिंगर होते हैं ना, उसी से बना है पॉप साउंड, पॉप साउंड। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं अब। अभी हमने देखा कि सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड के बारे में तुमने काफी अच्छे से एसिड वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर काफी सारी बातें पढ़ रखी है। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो रिएक्ट करना है। अब हमें ये देखना है कि अगर इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनने वाले कंपाउंड और बनने वाले सब्सटेंस क्या होंगे। तो देखो फिर से हमारे पास वही अपना एल्कोहल C2H5OH, ये होता है अपना इथेनॉल। और इस इथेनॉल को किसके साथ रिएक्ट किया गया है इस बार, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है H2SO4। देखो ये है अपना इथेनॉल, क्या है ये अपना इथेनॉल। अपना तो खैर कुछ नहीं होता आजकल, अपना तो शरीर भी नहीं है, ये तो फिर भी इथेनॉल है। तो इथेनॉल को किसके साथ रिएक्ट किया गया है इस बार, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। हाँ, इथेनॉल को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तुम कहोगे मैंने ऐसे क्यों लिखा, टिक कर लो इस वाली रिएक्शन पर, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखो बताना जरा, डबल बॉन्ड होता है, अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए क्या होता है ENE। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE। सिंगल बॉन्ड होता है तो ANE। बताओ, ANE मीथेन, ENE मीथीन और YNE मिथाइन। लेकिन कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो देखो 2 कार्बन है तो इथेन, 2 कार्बन है तो इथीन और 2 कार्बन है तो इथाइन। बताओ डबल बॉन्ड है ना, मैंने बताया था ANE सिंगल बॉन्ड के लिए आता है, ENE डबल बॉन्ड के लिए आता है और YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है।
अब बताओ ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, ENE, और कार्बन कितने, कार्बन है 2, तो ये कंपाउंड क्या है तुम्हारा, ये कंपाउंड है ईथीन। कौन सा कंपाउंड है ये, ईथीन। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ये आता है, देखो बोर्ड पे, इथेनॉल से ईथीन बनाना है, देखो इथेनॉल से ईथीन बनाना है, तो बनाने के लिए जिस एसिड की हेल्प ली जाती है, जिस एसिड की हेल्प ली जाती है उस एसिड का नाम बताइए। तो तुम्हें बताना है उस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इथेनॉल से ईथीन बनाने के लिए जिस एसिड की हेल्प ली जाती है दैट एसिड इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक सब्सटेंस और निकलता है वेपर की फॉर्म में, वो है अपना H2O। मतलब कि पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। टिक कर लो इस रिएक्शन पर। अभी देखो मैं कितने क्वेश्चंस बोलूंगा इस वाले पर, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये रिएक्शन सेपरेट आ चुकी है। देखो इथेनॉल को तुमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करने के बाद तुम्हें क्या कंपाउंड मिला, एक तो ईथीन मिला, ऊपर से पानी के मॉलिक्यूल अलग हो गए ना। देखो पानी के मॉलिक्यूल अलग हो गए, इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का आना, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की क्या हो जाना, कमी हो जाना। कहते नहीं है मुझे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मेरी बॉडी के अंदर पानी की क्या हो रही है, कमी। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड ने इथेनॉल में से पानी के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, मतलब उसने क्या कर दिया है, डिहाइड्रेशन कर दिया है। तो लिखो इस रिएक्शन के बारे में एक नोट कि इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है। हाँ ये रिएक्शन बैलेंस देख लेता हूं मैं, हाँ ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है तो उसकी टेंशन मत लो। हाँ सीधा नोट लिखो, पहले रिएक्शन कॉपी कर लेना। रिएक्शन में उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। देखो बोर्ड पे, इथेनॉल से ईथीन बन गया और ईथीन में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए तुम्हें डबल बॉन्ड ही लिखना है। अब लिखो नोट के अंदर, हाँ इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन क्यों कहते हैं, इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इथेनॉल के अंदर से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो गए। तो लिखो इसने क्या करा, इसने पानी को रिमूव कर दिया। इथेनॉल के अंदर से पानी को रिमूव किसने करा, तुमने नहीं करा, पानी को रिमूव करा एसिड ने। तो लिखो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड dehydration. This reaction is called dehydration because sulfuric acid removes water molecules. उसने वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। Because sulfuric acid removes water molecules from ethanol, removes water molecules from ethanol, तो इसने इथेनॉल में से पानी को हटा दिया। removes water molecules from ethanol, तो एक तरीके से किसने हटाया है, एसिड ने हटाया है। एसिड ने पानी को हटाया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन सा एजेंट बोला जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके बिना पानी को हटाना असंभव है। तो लिखो एंड, इसी में लिखो इथेनॉल के बाद लिखो एंड hence H2SO4 is a dehydrating agent। कौन सा एजेंट है ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे कि ये पानी को हटा रहा है इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। hence H2SO4 is a dehydrating agent, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है क्योंकि ये पानी के मॉलिक्यूल्स को इथेनॉल में से अलग करके ईथीन बना रहा है।
अगला हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। मैंने शॉर्ट में लिखा है EA, तुम लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना, तुम लोगों को पूरा लिखना है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो तुम्हें मालूम है केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन। तो देखते हैं किस किस के साथ रिएक्शन पढ़नी है। लिखो नंबर 1, सबसे पहले लिखो रिएक्शन विद बेस। तुम्हें मालूम है ना ये एक एसिड है, इथेनोइक एसिड क्या है, एक एसिड है। और एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है, याद है चैप्टर 2 में मैंने बताया था, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो दो सब्सटेंस बनते हैं, एक तो बनता है अपना सॉल्ट और एक बनता है अपना वाटर। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा या जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनने वाले दो सब्सटेंस क्या होते हैं, सॉल्ट और वाटर। और अगर तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से याद है तो तुम्हें याद होगा इस रिएक्शन का एक नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। खैर इतनी सारी बातें नहीं करनी, मुद्दे की बात पर आते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इथेनोइक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं, बेस के साथ। तो उठाओ भाई, हमारे पास एसिड है, ये रहा CH3COOH, ये होता है अपना इथेनोइक एसिड। तुम्हें मालूम होगा इसका फॉर्मूला है ना, ये होता है अपना इथेनोइक एसिड, ठीक है। प्लस अब बेस, कौन सा बेस लोगे, दुनिया भर के बेस होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फर हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, दुनिया भर के बेस हैं। नॉर्मल बेस ले लेते हैं NaOH, याद है ना सोप होता है ये नहाने का साबुन, ठीक है। अब मुझे बताओ दो सब्सटेंस बनेंगे, पहला बनेगा सॉल्ट, दूसरा बनेगा वाटर। तो देखो इस बार जो सॉल्ट बनेगा वो मैं लिख रहा हूं, ये बनेगा CH3COONA, एक तो बन गया ये वाला कंपाउंड, और एक सब्सटेंस और मिलता है, वो क्या होता है अपना वाटर, H2O। अगर तुम लोगों को वीडियो के अंदर H2O उधर से प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूं, CH3COONA के बाद जो लिखा है प्लस के बाद लिखा हुआ है H2O। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो Na के बाद प्लस तक दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, प्लस के बाद लिखा हुआ है H2O, तो खुद से लिख लो, ठीक है। हाँ देखो ये तो था अपना एसिड, कौन सा एसिड है ये, इथेनोइक एसिड, और हमने इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया है, बेस के साथ। ये है अपना बेस, और बनने वाला जो सब्सटेंस है, बनने वाला सब्सटेंस ये क्या माना जाता है, सॉल्ट। लेकिन इस सॉल्ट का अपना एक नाम होता है, दो नाम है इसके। सुनो अब क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि जब भी इथेनोइक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनने वाले सॉल्ट का नाम बताइए एक नंबर में। तो बनने वाले सॉल्ट का नाम जानना बहुत जरूरी है, और क्या नाम होता है वो लिख लो क्योंकि नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम होता है, पर्टिकुलर नाम लिखो, सोडियम, देखो स्पेस कम है, सोडियम इथेनोएट। क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट। एक नाम तो ये होता है, एक नाम और होता है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा हिसाब से लिखूंगा। अनदर नेम लिखो इसका, एक और ब्रैकेट बनाकर लिखो, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। कौन सा टेट, एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो कई बार पेपर में इस सॉल्ट का नाम सेपरेट पूछा गया है, मैं बार बार तुम्हें खास तौर पर वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक मानी जाती है, जो सारी के सारे एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। मतलब ये देख लो कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है जितना कि इस चैप्टर के एंड में 20% में इतना इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल रिएक्शन ही केमिकल रिएक्शन से, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर।
तो अब हम देखते हैं नंबर 2 प्रॉपर्टी। तो देखो नंबर 2 प्रॉपर्टी के अंदर वही है, सबसे पहले हमने देखा बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे तो देखो ये जो इथेनोइक एसिड है दुनिया भर के केमिकल है, ऐसे तो हम इसकी रिएक्शन करते रहेंगे, खत्म ही नहीं होएगा। कभी बेस के साथ, कभी मेटल के साथ, कभी मेटल हाइड्रोजन के साथ, कभी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, कभी सोडियम कार्बोनेट के साथ, ऐसे तो इनकी रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होने वाली। लेकिन हमें खास तौर पर वो रिएक्शंस पढ़नी है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है और जो रेलेवेंट है एग्जाम के हिसाब से, है ना। सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसका पूरा इंसाइक्लोपीडिया नहीं पढ़ना है, जरूरत के हिसाब से पढ़ना है। तो लिखो नंबर 2 रिएक्शन विद, अब हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। तो देखते हैं, फिर से मेरे पास इथेनोइक एसिड है, देखो CH3COOH, ये आ गया अपना इथेनोइक एसिड। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया EA, लेकिन तुम लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है, तुम लोगों को पूरा लिखना है और बार बार लिखना है। जो भी मैं, जैसे भी मैं बोलता हूं वीडियो के अंदर, तुम्हारा काम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए। अगर मेरी पसंद के हिसाब से नहीं मिला तो मैं पेज फाड़ दूंगा पूरी तरीके से। तो देखो CH3COOH तो हमारे पास है, ये अपना क्या होता है, इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है अपना, ये इथेनोइक एसिड। अब इस इथेनोइक एसिड को हम किसके साथ रिएक्ट करवाने वाले हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब तुम्हें मालूम है सोडियम कार्बोनेट का सिंबल तो हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से सीख रखा है ना। क्या होता है देखो, सोडियम का तो हो गया अपना Na2, सोडियम का क्या हो गया अपना Na2। अब कार्बोनेट का बोलो, कार्बोनेट में क्या आएगा, कार्बोनेट मतलब CO3। हाँ, रिएक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस बनेगा उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर से देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, ये तो खैर है ही एसिड। अब मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं, सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड है जो सोल्ट प्रोड्यूस करता है। अब सोल्ट का नाम क्या है वो लिखो, CH3COONA, CH3COONA। ये बनने वाला जो सब्सटेंस है ये क्या होता है, अपना सोल्ट होता है। हाँ, दो चीजें और निकलती है। अब देखो मेरे पास उधर कम जगह है तो मैं उधर नहीं लिख रहा, मैं उन दो चीजों को नीचे लिख रहा हूं। एक तो निकलेगी गैस CO2 और एक निकलेगा वाटर H2O। मैंने तो नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास उधर जगह बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग ऐसा मत करना, कभी अपना कम दिमाग का इस्तेमाल करो और तुम भी बिल्कुल ऐसे लिख दो जैसे मैंने लिखा है। तुम लोगों को उधर ही लिखना है प्लस करते हुए, ठीक है, ना कि नीचे की तरफ। तो तुमने क्या करा, तुमने इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया। कई बार एग्जाम में आया है कि जब भी एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो निकलने वाली गैस का नाम बताइए, CO2, 1 मार्क्स में। हाँ, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, मैं फिर से वही बोलूंगा, बैलेंस करने का काम एक बार अगर वीडियो पोस्ट करके ईमानदारी से खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं किसी भी बच्चे से कभी भी बोर्ड क्लास में, वीडियो क्लास में आकर रिएक्शन को बैलेंस करवा सकता हूं और मौके पर तुमने नहीं बताया तो मैं बता सकता हूं बहुत अच्छे से। फिर तो देखो इस सब्सटेंस के आगे तो एक तो 2 लगा लो फिलहाल, और एक इस वाले सब्सटेंस के आगे 2 लगा लो, और अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गई है, हालांकि मैंने ही कर दी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ, एक रिएक्शन और लिखनी है अब, मतलब कि अगली प्रॉपर्टी। तो पहली बार मैंने बोला था केवल रिएक्शन ही रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस। लिखो नंबर 3 रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सी कार्बोनेट है इस बार, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब है हाइड्रोजन भी लग जाएगा, अब हाइड्रोजन भी लग जाएगा। तो देखो फिर से मेरे पास वो ये अपना एसिड CH3COOH प्लस, लेकिन अब किसके साथ रिएक्ट करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तुम में से कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला मालूम होगा, हालांकि मैंने तुम लोगों को पहले भी बता दिया है, चैप्टर नंबर 2 में भी आया था और चैप्टर नंबर 3 में भी आया था।
सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। चलो क्या सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये होता है, याद रखिए करो। हाँ, बनने वाला सब्सटेंस फिर से लिखो भाई, ये होता है अपना CH3COONA, फिर से वही बना सोडियम इथेनोएट। मैंने शायद इसका पहले नाम नहीं लिखवाया था, सोडियम CH3COONA का इसका नाम लिख लो, इसका नाम होता है सोडियम इथेनोएट। अगर उधर स्पेलिंग प्रॉपर नहीं दिख पा रही है तो मैं बोल देता हूं, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलो ठीक है, स्पेलिंग पूरी दिख रही है। लास्ट में टी के बाद ई भी लिखा है, लास्ट में टी के बाद ई भी आएगा, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, और बाकी की वही दो चीजें अपनी, क्या क्या, एक तो निकलती है CO2 और एक निकलता है वाटर, एक अपना CO2 और एक अपना वाटर। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में उस गैस का नाम पूछा गया है, तो इस रिएक्शन को देख लेना। इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। कुछ रिएक्शंस पर भगवान की कृपा होती है, पहले से बैलेंस्ड होती है, तुम जैसों की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक, तो मुझे बताओ, मैंने तुम लोगों को दो चीजें पढ़ाई, मैंने तुम लोगों को इथेनॉल पढ़ाया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर मैंने तुम्हें इथेनोइक पढ़ाया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, बोर्ड पे देखते जाना, अब तुम कहोगे ये क्या कराने लग गया मैंने तुम लोगों को पढ़ाया इथेनॉल, फिर मैंने तुम लोगों को पढ़ाई इथेनोइक एसिड के बारे में, है ना। देखो बोर्ड पे, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सुनो ध्यान से, मीथेनॉल, मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड, हेक्सेनॉल, हेक्सेनोइक एसिड, बन सकते हैं ना बहुत सारे। मतलब जरूरी नहीं इथेनोइक हो। ग्रुप कौन सा है इसके अंदर, ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, याद है ना, कौन सा ग्रुप है, ओइक ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब मुझे बताओ इथेनॉल, इथेनॉल मतलब कौन सा ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, याद है ना भाई, ग्रुप तो नहीं भूल गए इनके, याद दिला देता हूं, और याद नहीं आ रहा तो टेबल देख लो, सीधी सी बात है, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, टेबल देख लो फिर, और क्या है। देखो इथेनोइक, प्रोपेनोइक, हेक्सेनोइक, मीथेनोइक, ब्यूटेनोइक, सबके अंदर कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इधर देखो, एल्कोहल में इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, ब्यूटेनॉल, और भी बहुत सारे नॉल, सबके अंदर कौन सा ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। तुम सोच रहे मैं इन दोनों के ग्रुप पे क्यों जोर दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब भी एल्कोहल ग्रुप का कोई कंपाउंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, अब इनके आपस की रिएक्शन में बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनो। जब भी एल्कोहल ग्रुप का कोई कंपाउंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कोई कंपाउंड के साथ, फॉर एग्जांपल इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट करेगा, इथेनोइक के साथ, जब भी कोई रिएक्शन करेगा आपस में, एल्कोहल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनकी ये रिएक्शन कहलाती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरी, कौन सा टेरी है ये, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो कई बार पेपर में आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, राइट डाउन वन एग्जांपल। तो पहले मैं तुम्हें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखाऊंगा और बाद में एक रिएक्शन का एग्जांपल लिखाऊंगा। और जरूरी नहीं है कि इथेनॉल इथेनोइक एसिड आपस में करें, कोई सा भी एल्कोहल ग्रुप, मीथेनॉल मीथेनोइक के साथ कर सकता है, प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड के साथ कर सकता है, और ब्यूटेनॉल ब्यूटेनोइक एसिड के साथ कर सकता है, लेकिन ग्रुप कौन सा होना चाहिए, एल्कोहल, और ग्रुप कौन सा होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये प्रॉपर्टी लिखो नंबर 4 में। 4 की प्रॉपर्टी का नाम ये नहीं है,
फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम डायरेक्ट यही लिखना है, देखो व्हाट पे, मैं नहीं खर्च कर रहा मार्कर, इसको कॉपी कर दो। नंबर 4 में लिखो एस्टेरिफिकेशन। कौन सा फिकेशन है, समर वेकेशन नहीं है ये, एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, लिखो इसके अंदर। तो देखो कितनी आसान डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना, मैं वो टीचर हूं बिना लिखवाए याद करा दूंगा। ऐसी रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप के बीच में होती है, दैट रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप के बीच में होती है, देखो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप के बीच में होने वाली रिएक्शन नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टेरिफिकेशन के आगे लिखो डेफिनेशन, पहले लिखो द रिएक्शन बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक एसिड, the reaction between a carboxylic acid and alcohol, carboxylic acid and alcohol, carboxylic acid and alcohol to produce, बनने वाला सब्सटेंस का एक नाम होता है, टू प्रोड्यूस एन एस्टर, बोर्ड पे लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस एन एस्टर। क्या बनता है ऐसी सिचुएशन में, एस्टर बनता है, और इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू प्रोड्यूस एन एस्टर, क्या बनता है, एक एस्टर बनता है, टू प्रोड्यूस एन एस्टर is called esterification. To produce an ester, to produce an ester is called esterification. यही क्या कहलाता है, esterification कहलाता है, और क्या कहलाता है, to produce an ester is called esterification। रिएक्शन लिख लेनी चाहिए ना, एक रिएक्शन लिख लेते हैं और देखते हैं क्या बनेगा एस्टर। यही ले लेते हैं अपना, है ना, इथेनॉल ले लेते हैं और इथेनोइक एसिड ले लेते हैं, और क्या लेंगे ना, देखो ये आ गया अपना इथेनॉल, भूल तो नहीं गए नाम, इथेनॉल है ये, और किसके साथ रिएक्ट करूंगा, इथेनोइक एसिड के साथ, है ना, ये एसिड है, ये अपना लिख लो, चलो ये अपना इथेनॉल नॉल, और ये अपना इथेनोइक एसिड। अब बताओ दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। अब वो एस्टर क्या बनेगा वो देखते हैं। देखो इन दोनों की रिएक्शन आपस में तभी पॉसिबल होती है जब तुम बीच में कुछ अलग से सब्सटेंस डालोगे, तो इन रिएक्शन को एसिड की हेल्प लेनी पड़ती है, H2SO4, है ना, बिना एसिड की ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। खैर तो मैंने बीच में क्या लगा दिया है, एसिड लगा दिया। हाँ, बनने वाला जो एस्टर है वो लिखो, एस्टर बनता है, देखो उधर स्पेस कम है, एस्टर बहुत बड़ा बनेगा, चलो मैं लिख देता हूं, अगर पूरा आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो रफ करके नीचे लिख दूंगा। हाँ ये बनेगा CH3COO C2H5, ठीक है, और एक सब्सटेंस और निकलता है अलग से, H2O, वाटर भी अलग से निकलता है। हाँ इस एस्टर का नाम क्या होता है वो लिख लो, इस एस्टर का नाम होता है एथिल इथेनोएट, एथिल इथेनोएट। नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये है एक एस्टर, और इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, बोलो, नहीं बोलोगे, इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो वो जो लास्ट में लिखा हुआ है ना H5 है वो, और ये जो मैंने वाटर नीचे लिखा है, तुम्हें नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने नीचे इसलिए लिखा है, उधर जगह नहीं थी, तुम्हें तो उधर ही लिखना है, समझ रहे हो ना। आज की क्लास में जितनी भी रिएक्शंस कराई है, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं, मैं तुम लोग को रिटर्न में लिख कर दे सकता हूं,
जितनी भी रिएक्शन कराई है सारी की सारी रिएक्शन ए टू जेड टिपिकल भी है, मैं खुद ही कह रहा हूं टिपिकल है, और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। और अगर तुमने इन रिएक्शंस के कंपाउंड की प्रैक्टिस, इनके नामों की प्रैक्टिस ध्यान से घर पर नहीं करी तो तुम्हारा फिर कुछ नहीं हो सकता, कि बिना इन रिएक्शन के इस चैप्टर के अंदर जान है ही नहीं, सारी जान इन्हीं रिएक्शंस के अंदर है। मैंने पहले ही बताया था इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज। और ये जो लास्ट वाली मैंने कराई है ना एस्टेरिफिकेशन, ये कई बार बच्चों के कंपार्टमेंट में देखने को मिली है एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन। तो देखो, जब भी इथेनॉल इथेनोइक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। तो यहां पर बनने वाले एस्टर का नाम क्या है, बनने वाले एस्टर का नाम है एथाइल इथेनोइड। देखो ये ना ए है, इथे इथेनोइड है ना, थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, यहां पर ओ भी आएगा, इथेनोइड, ये है इथेनोइड, एथिल इथेनोइड। कुछ लोग इसको इथाइल इथेनोइड बोलते हैं, तो इथाइल बोलो या एथिल बोलो, स्पेलिंग मैटर करती है ना, वैसे तो प्रोनाउंसिएशन भी मैटर करती है।